नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, उनकी दो सुपर डुपर हिट फिल्म और शक्ति सामंता की बात करेंगे, जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। यानी कि फिल्म आराधना, जिससे राजेश खन्ना सुपरस्टार बने, वो फिल्म शक्ति सामंता ने बनाई थी। और सालों बाद शक्ति सामंता के बेटे आशिम सामंता ने अपने पिता और उनकी बेहतरीन फिल्मों का जिक्र करते हुए राजेश खन्ना पर भी खुलकर बात की और उस दौर में लेकर गए जब राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने चरम पर था। महान निर्देशक शक्ति सामंत के बेटे आशिम सामंत पर्दे के पीछे की कुछ दिलचस्प बातें एक इंटरव्यू में साझा करते हैं। 1960 और 1970 के दशक में शक्ति सामंत एक निर्विवाद शोमैन के रूप में जाने जाते थे। आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में न केवल अपने युग में ब्लॉकबस्टर थीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दर्शकों के बीच भी वो लगातार अपनी जगह बनाई रहीं। और इन फिल्मों को इसके अभिनेताओं शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की उपस्थिति से बहुत फायदा हुआ। उनकी मौजूदगी इन फिल्मों में रही, जो अपने युग के बाहर भी मशहूर रहे। शक्ति सामंता एक तरीके से जिस युग में फिल्में बना रहे थे, जिस दौर में 1960 और 70 के दशक में, तो शुरुआत शम्मी कपूर जैसे सितारे से होती है और राजेश खन्ना पर आकर वो पूरी तरीके से टिक जाती है। राजेश खन्ना और शक्ति सामंता की जोड़ी ने कई बेहतरीन फिल्में दी, हम सभी जानते हैं। और शक्ति सामंता की जो खासियत थी वो दो वजहों से थी। एक, उनका रोमांस का जो सब्जेक्ट होता था, जिसमें राजेश खन्ना बिल्कुल फिट बैठते थे, और एक ऐसी शैली जो हर किसी के दिल को छू लेती थी। और दूसरा था मज़ेदार संगीत, दिलचस्प संगीत, ऐसा संगीत जो शक्ति सामंता की फिल्मों की जान हुआ करता था। और आशिम सामंता अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जितना अधिक मैं पिताजी की फिल्में देखता हूं, उतना ही मुझे यकीन होता है कि वो आज भी ताज़ा हैं और बिल्कुल भी वो पुरानी नहीं हुई हैं। मुंबई में उनके अंधेरी ईस्ट के दफ्तर में तब बहुत हलचल थी जब शक्ति सामंता के पोते आदित्य सामंता एक अभिनेता के रूप में लॉन्च होने वाले थे। और हवा में उत्साह और चिंता भी है, आबो हवा में, चूंकि शक्ति सामंता का निधन हुए कई साल हो गए और आशिम को अभी भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। और वो कहते हैं कि एक पिता से भी बढ़कर वो एक दोस्त थे, हम एक दूसरे के लिए महसूस कर सकते हैं। अगर उनके पिता आदित्य की फिल्म रिलीज देखने के लिए जिंदा होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। वो कहते हैं कि आदित्य के सामने एक बड़ा काम है, उसे शक्ति सामंता की विरासत को आगे लेकर जाना है। और इस बात को बहुत ही गौरव से आशिम सामंता कहते हैं, जो शक्ति सामंता के बेटे हैं। शक्ति सामंता को संगीत का बहुत शौक था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी फिल्मों के गाने आज भी रेडियो पर धूम मचाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। एक युवा लड़के के रूप में आशिम ने देखा कि संगीत के मामले में उनके पिता कितने समर्पित थे। ये उस दौर की बात है जब शक्ति सामंता अपने पीक पर थे और आशिम सामंता जो अपने पिता को उस धुन में देखा करते थे जब वो फिल्में बनाते थे। और सामंता के घर पर, शक्ति सामंता के घर पर संगीत की बैठकें होती थी। उनके पिता खुद को लय और धुनों में खोए हुए पाते थे और इसी वजह से आर डी बर्मन, ओपी नैयर, आनंद बख्शी शक्ति सामंता के करीबी बन गए। दरअसल वो सिर्फ संगीत को शामिल करने के लिए भी सीन बनाया करते थे। शक्ति सामंता को लगता था कि संगीत के बिना फिल्में कुछ भी नहीं। संगीत निर्देशक पंकज मलिक और गायक केएल सहगल के प्रशंसक रहे शक्ति सामंता का पहला सपना एक सिंगर बनने का था। आशिम सामंता बाद के दिनों में अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया। संगीत निर्देशक पंकज मलिक और गायक केएल सहगल के वो प्रशंसक रहे और उनका सपना एक सिंगर बनने का हमेशा रहा, लेकिन वक्त को शायद कुछ और मंजूर था। अगर गुलशन नंदा नहीं होते तो आराधना शक्ति सामंता एक तरीके से बनाते नहीं या वो कभी पूरी नहीं होती। ये बात आशिम सामंता कहते हैं। आराधना शुरू होने से ठीक पहले एक दिन सुरेंद्र कपूर, जो प्रोड्यूसर थे और एक्टर अनिल कपूर के पिता, अनिल कपूर बोनी कपूर के, उन्होंने एक दिन पिताजी को आमंत्रित किया
आशिम सामंता शक्ति सामंता के बारे में बता रही। और वो कहते हैं कि देखिए, शशि कपूर अभिनीत उनकी एक नई फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती, हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं, ये बनाइए। आशिम सामंता कहते हैं कि मेरे पिताजी शक्ति सामंता ये देखकर हैरान रह गए कि क्लाइमेक्स तो एक श्रीमान एक श्रीमती का बिल्कुल आराधना जैसा ही था। और ये संभव था क्योंकि दोनों फिल्मों के लेखक सचिन भौमिक थे और अगले ही दिन शक्ति सामंता ने आराधना को खत्म करने का मन बना लिया कि आराधना को अब मैं नहीं बनाऊंगा। सोचिए, वो आराधना जिसने राजेश खन्ना को बाद में सुपरस्टारडम का स्वाद चखाया। अगर ये सब कुछ चूंकि हो रहा था और ये फिल्म ना बनती तो निश्चित तौर पर राजेश खन्ना हमें नहीं मिलते, लेकिन फिल्म बनी, फिल्म सुपर डुपर हिट रही, सब कुछ हुआ। और ऐसा हुआ कि लेखक गुलशन नंदा और मधुसूदन कालेलकर उसी रोज शक्ति सामंता के दफ्तर आए और उन्होंने देखा कि शक्ति दादा कुछ तनाव में है। और मूल रूप से आराधना में राजेश खन्ना को जो ब्रेक था, जो अंतराल था, उसके बिंदु पर मरना था, यानी कि फिल्म के हाफ में राजेश खन्ना को मरना था। और एक ऐसा नया नायक आता है जिसके बजाय गुलशन नंदा ने सुझाव दिया कि पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका क्यों न की जाए। यानी कि शक्ति सामंता ने सोचा था कि आराधना में पहले हाफ में राजेश खन्ना का रोल रहेगा, नए कलाकार थे, कुछ एक फिल्में आई थी लेकिन हिट नहीं हुई थी और वो रोल मरना था। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में एक नया कैरेक्टर आता, नया हीरो आता। लेकिन गुलशन नंदा ने ये सुझाव दिया कि आप दो हीरो मत लो, राजेश खन्ना को ही डबल रोल में रखो। और शक्ति सामंता को ये विचार पसंद आया और उन्होंने इस तरह से फिल्म बनाई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे आशिम सामंता बताते हैं कि उसी रोज एक और कहानी गुलशन नंदा ने सुनाई और एक नई फिल्म का जन्म हुआ जिसका नाम है कटी पतंग। आशिम सामंता कहते हैं जबकि पिताजी परेशान थे और आराधना से आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे, गुलशन नंदा ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और उन्हें एक और फिल्म शुरू करने की सलाह दी और इसी मकसद से उन्होंने कटी पतंग की कहानी सुनाई। पिताजी ने तुरंत इस पर काम किया और सबसे पहले उन्होंने अगले कुछ घंटों में आराधना के दूसरे भाग पर फिर से काम किया और फिर उन्होंने कटी पतंग पर विस्तार से चर्चा की। और उनकी दो बेहतरीन फिल्में उस शाम कुछ घंटों के अंतराल में बनाई गईं, ये आशिम सामंता बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहते हैं। और बिजनेस के हिसाब से देखें, व्यावसायिक रूप से, कमर्शियली भी आराधना और कटी पतंग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें राजेश खन्ना को एक साउंड ट्रैक के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक रूप में पेश किया गया, जो इस बात का मूल है कि हम उन दो फिल्मों को क्यों पसंद करते हैं। और आमतौर पर अमर प्रेम चूंकि शक्ति सामंता की पसंदीदा फिल्म थी, लेकिन आशिम का कहना है कि उनके पिता ने बंगाली में मूल निशी पद्मा को कई बार देखा और उत्तम कुमार के प्रदर्शन से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका रीमेक बनाने का फैसला किया। और पिताजी ने नई स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किए, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये राजेश खन्ना का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो, और जो बाद में अमर प्रेम में राजेश खन्ना ने कर भी दिखाया। राजेश खन्ना अपनी ट्रेडमार्क शैली में बोली गई एक लाइन है, डायलॉग है कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, और हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार स्क्रीन क्षणों में ये एक लाइन बन गई, एक डायलॉग बन गया। और हमने इसे केवल डायलॉग के एक अंश के रूप में इस्तेमाल किया, हमें नहीं पता था कि ये इतनी सफल लाइन बन जाएगी। ये आशिम सामंता बाद के दिनों में कहते हैं। शक्ति सामंता शम्मी कपूर के चूंकि करीबी दोस्त थे और उन्होंने उन्हें कुछ सदाबहार रोमांटिक फिल्में दी थी, जिनमें कश्मीर की कली मेन रूप से शामिल है, मुख्य रूप से। और इसकी शूटिंग उस समय कश्मीर में भारी बारिश में हो रही थी और 21 दिनों की शूटिंग हो नहीं सकी। जब बारिश रुकी तो अचानक धूप निकल आई और अगले 25 दिन तक बारिश नहीं हुई। पिताजी ने आखिरकार कश्मीर का कार्यक्रम पूरा किया और कश्मीर की कली में ओपी नैयर का शानदार संगीत है, शंकर जयकिशन इसमें मज़ेदार तरीके से, जिसकी सिफारिश पर खुद शमी ने की थी। और आशिम कहते हैं कि जब ओपी नैयर ने मेरे पिता को कुछ धुनें सुनने के लिए बुलाया तो वो मना नहीं कर सके। नैयर ने 30-40 धुनें बजाई और पिताजी उन सभी का उपयोग करने के लिए काफ़ी उत्साहित थे और अंत में कुछ 12 गाने चुने, जिनमें से बचे हुए सावन गाने सावन की घटा में इस्तेमाल किए गए। और शक्ति सामंता कहते हैं कि हावड़ा ब्रिज के लिए, जो एक फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, उसके लिए वो मधुबाला को लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। और उन्होंने अशोक कुमार से कहा
और फिर शक्ति सामंता 20,000 रुपये लेके उनसे मिलने गए साइनिंग अमाउंट के तौर पे, तब वो 75,000 रुपये लिया करती थी। ये शक्ति सामंता की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से हैं जो आज के इस पॉडकास्ट में हमने आपको सुनाए। और मधुबाला से जुड़े इस किस्से पर आशिम सामंता कहते हैं कि पिताजी ने कहानी की शुरुआत उनके कैरेक्टर से की, जो एक ईसाई लड़की है जो कहती है कि हमको तुमसे प्यार मांगता है। और जब मधुबाला ने यह सुना तो वो जोर से हंसने लगी और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए तैयार हो गई, हावड़ा ब्रिज। और यहां तक कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग से पहले कोई भी भुगतान लेने से इनकार कर दिया। साइनिंग अमाउंट के तौर पर पिताजी से 1 रुपया मांगा और कहा कि बाकी रकम फिल्म पूरी होने के बाद। ये उस दौर के किस्से हैं, उस दौर के कलाकार हैं, उस दौर में फिल्में बनने का तौर तरीका है। आज से तुलना करें तो न तो वैसे डायरेक्टर हैं न वैसे कलाकार, और राजेश खन्ना वो तो एक ही है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।